Hello, friends. Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel, Concept of Physics by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, हम लोगों का टॉपिक चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस टॉपिक में हम लोग मुख्य मुख्य चीज़ें पढ़ा। लॉरेंज फोर्स, बाइट सेवर्ट लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ये तीन मुख्य बिंदु है जिस पर हमारा पूरा डिस्कस हो रहा है। अब हम लोग लास्ट पॉइंट पे चल रहे हैं कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चालक तार को रखेंगे और उस वायर में करंट फ्लो करा देंगे तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा। वह फोर्स कितना होगा और उस फोर्स का डायरेक्शन कैसे बताएंगे, चलिए हम लोग उसी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यस, तो हम लोग का टॉपिक था फोर्स ऑन current carrying long straight wire in magnetic field। इसमें हम लोग देख रहे थे, पिछले क्लास में चर्चा हो गई है, थोड़ा सा उसको और विस्तार करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में लंबे सीधे धारावाही चालक तार पर बल को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ये मान लें बोर्ड के तल में हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर बी। बोर्ड के तल में है ये मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसी में एक चालक तार को हम लोग दिखा दें। एक चालक तार है और इस चालक तार में आवेशित कण का आवेश क्यों मानते हैं, वो इस दिशा में गति कर रहा है भी वेग के साथ। और ये आवेशित कण पॉजिटिव है, इसका मतलब करंट का दिशा हमारा यही होगा, इसी दिशा में करंट फ्लो करेगा। पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के दिशा में करंट का दिशा बोला जाता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर ये कुछ न कुछ एंगल बनेगा थीटा। अब इस तार की लंबाई को मैं एल मान लूँ, पूरे तार की लंबाई एल है। तो यहाँ पर एक चीज यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर एल यूज करेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब वेक्टर का परिमाण, मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ द वायर होगा। लेंथ ऑफ द वायर, तार की लंबाई को ही हम लोग वेक्टर एल मान करेंगे और वेक्टर एल का दिशा
डायरेक्शन जो बताएंगे वो पॉजिटिव चार्ज के गति के दिशा में होगा। पॉजिटिव चार्ज जिस दिशा में गति करेगा उसी दिशा में होगा, अर्थात मैं कह सकता हूँ करंट के दिशा में होगा। करंट के दिशा में होगा। इस चालक तार में करंट जिस दिशा में फ्लो करेगा वेक्टर एल का डायरेक्शन वही मानेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर एल का डायरेक्शन यही होगा। वायर पर यदि बात किया जाए वायर से मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता था चार्ज पार्टिकल पर, वो फोर्स का दिशा मान लीजिए हम इधर दिखा दें। इस फोर्स का दिशा को बताने आपको दिमाग में सेट होगा राइट हैंड स्क्रू रूल। वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी का दिशा यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो आप यहाँ से देखोगे एंटी क्लॉकवाइज यदि है तो यहाँ पर फोर्स का दिशा आउटवर्ड बोलेंगे। किधर बोलेंगे? आउटवर्ड। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर उस फोर्स का वैल्यू कितना है। फोर्स का वैल्यू हो जाए चार्ज क्यू इंटू वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी। हम लोग पढ़े थे ये क्या, एक चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला बल। एक चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला बल हम लोगों ने ये पढ़ा था। तो यहाँ पर पूरे वायर का लेंथ एल है, उसमें चार्ज पार्टिकल गति कर रहा है। तो ये चार्ज पार्टिकल एल लंबाई को कवर करता है टी सेकेंड में। तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं वेक्टर भी इक्वल टू वेक्टर एल बाई टी बोल सकते हैं। यदि ऐसा है तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग वेक्टर एफ बराबर हमारा यहाँ चेंज हो सकता है और क्यू अपने जगह पर रहेगा। वेक्टर भी को मैं वेक्टर एल बाय टी लिख सकता हूँ। तो ये टी को यदि बाहर कर दें हम लोग तो वेक्टर एफ इक्वल टू क्यू बाय टी वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी, ऐसा हम लोग सोच लें। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट यदि ये माना जाए कि टी सेकेंड में क्यू चार्ज फ्लो होता है तो यूनिट टाइम में चार्ज कितना फ्लो होगा क्यू बाई टी, उसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक करेंट आई। तो यहाँ से क्यू बाई टी को हम लोग वेक्टर एफ बराबर लिख देंगे। क्यू बाई टी हो जाएगा आई एल क्रॉस बी। हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ से एल लंबाई के चालक तार से यदि इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो होता है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा हम लोग इसी कंसेप्ट से फोर्स का मान बता सकते हैं। अब ये वेक्टर एफ जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता रहा है। आपको बता चुके यहाँ पर फोर्स का दिशा वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी के दिशा में होगा। वेक्टर एल हमारा इस दिशा में है और वेक्टर बी का दिशा ये है। तो वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी लेंगे तो वह एंटी क्लॉकवाइज होगा, और यदि वह एंटी क्लॉकवाइज होगा तो फोर्स का दिशा आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यदि हमारा वायर और मैग्नेटिक फील्ड के तल में लेटा हुआ है, वेक्टर बी और वायर है, तो यहाँ से हम लोग कहेंगे फोर्स का दिशा किधर होगा तो तल के लंबवत बाहर की ओर, आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। आप लोग कहेंगे प्लेन ऑफ पेपर, क्योंकि आप लोगों के लिए मैग्नेटिक फील्ड और वायर कागज के तल में होगा। तो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर बोलेंगे, आउटवर्ड बोलेंगे। आप लोग कहिएगा कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर बोलिएगा, हम लोग बोर्ड के लिए बोलेंगे बाहर की ओर बोलेंगे। तो चलिए ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड के कारण
करंट कैरिंग वायर पर धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल को हम लोगों ने देख लिया। अब उसके परिमाण को और दिशा को के लिए दो बातें लिख देते हैं। जो बात आपने सुना उसको लिखते हैं। जल्दी से कीजिए, पेज चेंज करेंगे। हो गया? क्या हुआ जल्दी से बताइए। चलिए सारे बच्चे ध्यान से क्लास देखेंगे। जो भी बच्चे प्रेजेंट में जुड़े हैं पूरा कंसंट्रेट होकर क्लास को कर। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी आपके सामने है। किसी न किसी रूप में ये थ्योरी आपको बोर्ड एग्जाम में मार्क्स देता है। सब दिन आता है। प्रत्येक साल ये क्वेश्चन, ये टॉपिक, ये पॉइंट एग्जाम में आते रहता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। चूँकि इसी कंसेप्ट पर आगे बहुत सारा थ्योरी पढ़ना है। यदि ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको काफ़ी कष्ट होगा, समझ में नहीं आएगा। इसलिए यहीं पर माथा लगाकर इस बात को, थ्योरी को गंभीर से सुन लेना है। चलिए, मैं मान लिया कि आप लोगों का काम कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर से देखेंगे फोर्स का मैग्नीट्यूड, परिमाण कितना होगा। बल का परिमाण आपसे पूछा जाए तो सारे बच्चों को पता है, यहाँ पर कहीं कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। F बराबर आपका हो जाएगा I/L/B साइन थीटा। ये आपको बल का परिमाण बताएगा। और फोर्स वेक्टर F का दिशा क्या होगा। फोर्स का दिशा राइट हैंडेड स्क्रू रूल, राइट हैंडेड स्क्रू रूल के आधार पर होता है। अब इसमें देखेंगे, यदि मेरा वायर ये है, उसमें करंट इस दिशा में फ्लो हो रहा है, वेक्टर एल का दिशा ये है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये है, वेक्टर बी ये है, ये एंगल यदि थीटा है, तो वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी हमारा ये होगा। इस तरह से एंटी क्लॉक हो गया। तो बल का जो दिशा होगा तल के लंबवत बाहर की ओर होगा। इस तरह से हम लोग फोर्स को दिखाएंगे, आउटवर्ड ऐसे दिखाएंगे। लेकिन यदि हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है और वायर ऐसा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस दिशा में, तो वेक्टर एल का दिशा ये इधर हो जाएगा। इस तरह से वेक्टर एल का दिशा हो जाएगा इधर। तो यहाँ पर एंगल थीटा होगा। तो एल क्रॉस बी आपका इस तरह से हो जाएगा क्लॉकवाइज। यदि ये क्लॉकवाइज होता है तो फोर्स आपको इधर दिखाना पड़ेगा और कहना होगा यह फोर्स जो है आपका तल के लंबवत प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड है। इतना बात याद रखना है। मतलब आप बच्चों से प्रश्न किया जाएगा, यहाँ पर यह फोर्स इसके साथ भी एंगल कितना बनाएगा 90, और इसके साथ भी कितना बनाएगा 90 बनाएगा। मतलब चालक तार के भी लंबवत होगा और मैग्नेटिक फील्ड के भी लंबवत होगा। पर भी ये एंगल आपका 90 होगा और ये एंगल भी आपका 90 होगा। मतलब मैग्नेटिक फोर्स का जो दिशा है वो तल के लंबवत है और वायर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों तल में है, तो दोनों के साथ वो 90 एंगल बनाएगा। यहाँ इनवर्ड हो गया, वहाँ आउटवर्ड हो गया। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ स्पेशल पॉइंट। जल्दी से लिख लीजिए, पेज चेंज करेंगे। यहाँ पर स्पेशल पॉइंट पे चर्चा करेंगे। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि चालक है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो
क्या हमेशा उस पर बल लगेगा या कोई ऐसा स्थिति है जब उस पर बल नहीं लगेगा? तो आइए उसको हम लोग देखते हैं और उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उसको गंभीर से हम लोग सीखेंगे। तो जो थोड़ा सा भी सुन रहे हैं वो इसका जवाब आराम से दे सकते हैं। यहाँ पर फार्मूला में हम लोग देख रहे हैं साइन थीटा है, और साइन का मान 0 कब होता है सभी बच्चों को पता है। चाहे साइन 0 डिग्री लें या 180 डिग्री लें, साइन का वैल्यू 0 होगा। 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, फोर्स का मान 0 हो जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल यदि वायर रखें और मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में करंट फ्लो करें तो उस समय भी फोर्स नहीं लगेगा। यदि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल वायर रख के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएंगे तो भी फोर्स नहीं लगेगा। मतलब यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे, यदि वायर में करंट का दिशा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो फोर्स नहीं लगेगा। ये बात आपको दिमाग में सेट करना है। तो चलिए आइए उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर स्पेशल केस में हम लोग नंबर 1 में देखेंगे, when डायरेक्शन ऑफ करेंट मतलब हम लोग कर सकते हैं वेक्टर एल इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। then theta equal to 0 or 180 degree, therefore sin theta equal to 0, therefore force F equal to ILB sin थीटा मतलब हो जाएगा 0। इस समय फोर्स हमारा 0 लगेगा। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। अब हम बच्चे लोग यहाँ देखेंगे उसका मान 0 हो गया। तो हम लोगों को जब बहुत ज़्यादा नहीं, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में आता है पैरेलल, समांतर हो, एंटी पैरेलल हो, प्रति समांतर हो। मतलब हमको ऐसा सोचना है, ये मैग्नेटिक फील्ड का दिशा है हमारा, वेक्टर बी का दिशा ये है। एक वायर लेते हैं हम लोग, ये एक वायर लेते हैं, इस वायर में करंट को दिखाते हैं। इस दिशा में करंट का दिशा हो तो वेक्टर एल का भी दिशा वही होगा। वेक्टर एल का दिशा दिखा दिए थे। स्ट्रेट वायर में जो करंट का डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव चार्ज का दिशा होगा, वही वेक्टर एल का दिशा होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे गौर से। अब यदि दूसरा वायर है हमारे पास, इसमें करंट हमारा इस दिशा में फ्लो करता हो तो वेक्टर एल का भी दिशा इधर ही होगा। या पैरेलल हो गया तो यहाँ पर थीटा 0 डिग्री कहेंगे, एंटी पैरेलल हुआ थीटा 180 डिग्री कहेंगे। इन दोनों केसेस में फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स का वैल्यू 0 होगा। तब फोर्स मैक्सिमम लगेगा कब? 0 हो गया यहाँ पर, तो थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए या 180 से छोटा हो जाए। परफेक्ट 0 हो या 180 हो, दोनों केस में फोर्स नहीं लगेगा। अब थीटा का वैल्यू 90 हो। नंबर 2 में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर थीटा का वैल्यू केस 2 बोलते हैं।
when wire is perpendicular to the मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो थीटा हमारा होगा वहाँ पर 90। वैसे केसेस में साइन का वैल्यू 1 होगा और ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। साइन का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा तो फोर्स भी हमारा मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम फोर्स एफ मैक्स इक्वल टू लिख देंगे आई एल बी साइन थीटा साइन 90। तो एफ मैक्स बराबर हमारा हो जाएगा जवाब आई एल बी। वायर का लंबाई एल है, करंट फ्लो हो रहा आई, मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो मैक्सिमम फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर हो जाएगा आई एल बी। तो चलिए इसको याद रखिएगा, परपेंडिकुलर होने पर इसको हम लोग फिगर में देखेंगे और वहाँ पर देखेंगे जब मैक्सिमम फोर्स होगा, इस मैक्सिमम फोर्स का डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता होता है। इसको बनाकर अभी दिखाते हैं, जल्दी से यहाँ तक तैयार हो जाइए। चलिए हो गया। अब हिंदी मीडियम वाला बच्चा समझ जाइएगा, छोटा छोटा सेंटेंस है, हाँ इसमें परेशान नहीं होइएगा। सर तो अंग्रेजी, हाँ इसको एक बार पढ़ देते हैं ना तो कोई बच्चा रोने लगे बैठ के। जब चालक में धारा का दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर हो तो वहाँ थीटा 0 और 180 होगा और फोर्स का मान 0 होगा। फिगर में आपको दिखा दिया गया है। अब दूसरा है कि चालक तार के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र हो तो वहाँ पर फोर्स लगेगा, महत्तम फोर्स लगेगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा और फोर्स का मान हो जाएगा I इंटू एल इंटू पी। बहुत सिंपल है, एक बार सुनना जरूरी है, उसके बाद ही जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आइए हम इसके डायरेक्शन को दिखाना चाहते हैं। कहता है कि सर यदि हम लोग यहाँ पर सोच लें एक्स एक्सिस के दिशा में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और एक्स एक्सिस यहाँ लेते हैं हम लोग, इस दिशा में वेक्टर एल का दिशा है, मतलब वायर इस दिशा में है, करंट इसी दिशा में फ्लो हो रहा है वायर में, तो निश्चित रूप से ये जेड एक्सिस होगा और उसी जेड एक्सिस की दिशा में फोर्स का डायरेक्शन होगा। अब इसके दिशा को बताएंगे हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अपने लेफ्ट हैंड के शुरू के 3 उंगली को हम लोग परपेंडिकुलर फैलाएंगे, सभी परपेंडिकुलर है, मतलब तीनों 3 एक्सिस को दर्शा रहा है। अब उसमें से गौर से देखिएगा, वाई एक्सिस यदि इसको माने हैं, इस दिशा में इसको कहते हैं हिंदी में तर्जनी, 4 फिंगर इसको बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं तर्जनी। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और करंट का दिशा मिडिल फिंगर बताएगा। कौन बताएगा? मिडिल फिंगर बताएगा। तो फोर्स जो लगेगा वो इस थंब के अनुसार लगेगा, इसको कहते हैं थंब, अंगूठा। अंगूठा बताता है बल की दिशा को, ये बताता है फोर्स की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये बताता है वायर में करंट की दिशा को बताता है। तो फोर्स इधर लगेगा। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसको यहाँ थोड़ा अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए हमको दूसरा फिगर दिखाना है। तो इसमें ध्यान में रखेंगे, यदि आप लोग गौर से देखिएगा, एल यदि एक्स एक्सिस में है, बी यदि इधर है,
तो ये एंगल आपका 90 होगा और ये फोर्स जो होगा यह मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम फोर्स होगा, ऐसा सोचेंगे हम लोग। तो इस फोर्स का दिशा क्या होगा, तो यदि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो यदि वायर और मैग्नेटिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में हो, एक्स वाई प्लेन में हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड वायर एक्स वाई प्लेन में होगा तो उस पर लगने वाला फोर्स किस एक्सिस के अलोंग होगा, हम लोग का जवाब होगा अलोंग जेड एक्सिस होगा। अब जेड एक्सिस में भी दो बातें होगा, आउटवर्ड या इनवर्ड। तो यहाँ एल क्रॉस बी पर ध्यान देना गौर से, वेक्टर एल क्रॉस बी, इसको देखना है हम लोगों को। यदि ये एंटी क्लॉक हो गया तो ज़रा सा भी नहीं सोचना है, तुरंत बता देना है। एंटी क्लॉक वाइज जैसे देखेंगे आप लोग तो बता देंगे आउटवर्ड, क्या बता देंगे, आउटवर्ड बोल देंगे। ये था अनुसार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्स एक्सिस एक्स वाई प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड हो और वायर हो और उस वायर में करंट फ्लो होता हो तो फोर्स किधर लगेगा, अलोंग जेड एक्सिस। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखिए। अब हम लोग इस तरह से विचार करें, यहाँ पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड के अनुसार, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार हम लोग सोचें, यदि मैं ये कहूँ कि ये बी है मैग्नेटिक फील्ड, आपका जो हाथ का लेफ्ट हैंड का जो तर्जनी है, फोर फिंगर जो होता है, ये इधर बताएगा। और यदि हो और करंट का दिशा ये है, मतलब इसी दिशा में वेक्टर एल का दिशा होगा और ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो अब यहाँ फोर्स किधर लगेगा, गौर से देखिएगा। यहाँ पर आप तर्जनी को इधर दिखा दिए, ये मिडिल फिंगर, हिंदी में कहते हैं मध्यमा, मध्यमा मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर बोलेंगे इसको हम लोग, मिडिल फिंगर है। तो अब ये जो थंब अंगूठा है वह अंगूठा बताएगा फोर्स की दिशा को, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड, ये हुआ करंट की दिशा को, ये बताएगा फोर्स की दिशा को। तो निश्चित रूप से आप फोर्स को दिखा देते हैं ऐसे और इसको लिख देंगे आउटवर्ड, क्या लिख देंगे, आउटवर्ड। इस तरह से हम लोग कहेंगे, मतलब यहाँ पर आप बच्चों को ये एंगल भी, ये एंगल भी देखने में लगता होगा कि हाँ 90 कैसे होगा, लेकिन कल्पना करना है। इस उंगली को देखिए, आराम से समझ जाएंगे। इसी कंसेप्ट के आधार पर फोर्स की दिशा को बताएंगे और आगे के थ्योरी को पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ तो स्टॉप हो गया। मैग्नेटिक फील्ड धारावाही चालक पर फोर्स लगाता है, फोर्स कितना है वो आपने देख लिया, फोर्स के डायरेक्शन को देख लिया और अलग अलग एंगल पर फोर्स को निकालने के लिए सीख गया। बस साइन बदलते जाएगा, थीटा बदलने पर साइन बदलेगा, फोर्स का मान बदलेगा। दिशा को हम लोग स्क्रू रूल से बताएंगे और जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और चालक तार परपेंडिकुलर होगा वहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम लोग के पास एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हमारा टॉपिक चेंज होता है। एक वायर था, उसको मैंने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, एक सिंगल वायर है और इस हॉल में मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें वायर को ला दिए, करंट फ्लो करा दिए, तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा। लेकिन आपको पिछले क्लास में थोड़ा सा हिंट्स दिया था मैंने, बिजली का पोल में जो वायर टंगा होता है वो वायर, सभी वायर पैरेलल होते हैं, उस पैरेलल वायर में करंट फ्लो होता है, वहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है नहीं। वायर में करंट फ्लो होगा तो उसके बीच फोर्स लगेंगे। रीजन क्या है समझेंगे। हम लोगों ने थ्योरी पढ़ लिया था कि सर एक वायर है, उसमें करंट फ्लो कराएंगे, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को बता सकते हैं और उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बता सकते हैं, वो हम लोगों ने देख चुका है, पढ़ चुका है बायर-सेबार्ट लॉ से। अब हमें यहाँ पर जानना है
कि दो वायर है, दो वायर इस तरह से है, पैरेलल है, उस दोनों में करंट फ्लो होगा, कभी सेम डायरेक्शन में लेंगे, कभी अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे, तो उस समय फोर्स कैसे लगेगा, सेम डायरेक्शन में फोर्स कैसा लगेगा, अपोजिट में फोर्स कैसा लगेगा। तो जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेंगे तो याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेंगे तो वहाँ एट्रैक्शन फोर्स लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, और जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएंगे तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, दोनों एक दूसरे से दूर भागना चाहेगा। लेकिन ये तो दिमाग में आपको सेट है कि पोल में जो बिजली का पोल में जो तार है, करंट सेम दिशा में जाता है सभी में, तो वहाँ पर निश्चित रूप से उस वायर के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता होगा। वह फोर्स कितना लगेगा वही हमें कैलकुलेट करना है। तो दो थ्योरी का यूज यहाँ होना है कि चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का मान इतना दूरी पर कितना होगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा, एक स्टेप ये। और दूसरा, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा कि वायर है और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, फोर्स का मान कितना होगा, ये दो चीज़ आपने पढ़ चुका है। दोनों को मिक्स करके इस क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग टॉपिक लिखते हैं। फोर्स बिटवीन टू parallel wires carrying current। दो समांतर धारावाही चालक तार के बीच लगने वाला बल दो केस में स्टडी करेंगे। एक केस में पढ़ लेंगे, सिमिलरली दूसरे केस में लिख देंगे। यहाँ पर हमारा केस 1 पढ़ाई करना है। केस 1 में आपको देखना है व्हेन करंट इन सेम डायरेक्शन। जब दोनों चालक तार में धारा समान दिशा में प्रवाहित हो। कुछ बातें अभी पूछेंगे आप लोगों से, आप लोगों को उसका जवाब देना है। जब दोनों चालक तार में धारा समान दिशा में प्रवाहित हो तो बल कितना लगेगा और बल का दिशा किधर होगा। तो पहला बात तो हम लोग दिमाग में सेट कर लें। यहाँ से चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि मेरे पास दो पैरेलल वायर है, लंबा चालक तार है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल है तो दोनों के बीच कुछ दूरी होगा, दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल डी है। ऐसा हम लोगों ने मान लिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है। दोनों वायर में करंट फ्लो कराएंगे और ये करंट सेम डायरेक्शन में दिखा रहे हैं। इसमें करंट मान लीजिए I1, इसमें करंट मान लीजिए I2। अलग अलग फ्लो करा रहे हैं, डायरेक्शन सेम लेकिन वैल्यू अलग अलग है। इस वायर का कुछ भी नाम दे दीजिए तो हम लोग को लिखने में आसान होगा।
इसका नाम दे दीजिए पी क्यू और इसका नाम दे दीजिए आर एस। ये दो वायर हमारे पास है, में करंट फ्लो कर दिया I1 I2। तो प्यारे बच्चों जल्दी से इस पॉइंट का नाम सी ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम डी ले लेते हैं। आप जल्दी हमको बता सको कि इस PQ वायर के कारण डी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होगा और दिशा कितना होगा। पहले मैं बता रहा हूं कि दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, लेकिन इस फोर्स का मान कितना होगा अभी नहीं जानते हैं। अट्रैक्शन फोर्स भी लगेगा कैसे वो भी नहीं जान रहे हैं, लेकिन हम लोग शुरू में ही सुन लिए हैं, उसको याद रखेंगे, कुछ देर में वो प्रूफ होने वाला है। अब आप लोगों से प्रश्न करूंगा, आप लोग जवाब देंगे जल्दी जल्दी। प्रश्न आपके बीच क्या है, आप बच्चों को जवाब देना है यहाँ से। ठीक है, चलिए। कुछ बच्चे जवाब भी दे रहे हैं, कुछ बच्चे अभी हाल समाचार ही पूछ रहे हैं। आपको जवाब देना है। चालक तार है, इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं आई, उसके कारण पॉइंट डी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो आपको बताना है। तो आपने थ्योरी पढ़ा था, इसे मैं रफ में करता हूँ, फिर आपसे पूछूंगा। लंबा चालक तार है, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी मानते हैं, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी लिखते थे। याद कीजिए जल्दी से, म्यू नॉट इंटू आई बटे 2πr, याद होगा भरसक आपको। अब इसमें करें इस दिशा, आर दूरी पर बिंदु पी है, तो मैग्नेटिक फील्ड का मान ये तो होगा निश्चित, लेकिन इस पर दिशा किधर होगा बताइए आप लोग। इस पर दिशा कितना होगा जल्दी बताइए, यहाँ पर दिशा डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड या आउटवर्ड, की ओर या बाहर की ओर। तो वेक्टर डीएल याद कीजिए, आर कैप इधर होता था, याद कीजिए, तो ऐसे होता था वेक्टर डीएल क्रॉस आर कैप। सर क्लॉकवाइज है, कैसा है, वाइज है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड लिखेंगे। इनवर्ड लिखने के लिए बताए थे क्रॉस चिन्ह देंगे, क्या करेंगे, क्रॉस चिन्ह देंगे यहाँ पर। यदि पीछे का क्लास भूलते हैं तो यहाँ से आप गाड़ी आपका फंसना शुरू हो जाएगा। जो पढ़ चुके हैं वो आप, तभी इस जगह से आगे आपकी मानसिकता ठीक रहेगी और आप फॉलो कर पाएंगे। तो चलिए, PQ वायर में करंट है I1 और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस R D है। R के स्थान पे हमको क्या समझना है, D समझना है। चलिए, बहुत सुंदर बात। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड I1 करंट वाला तार है, इससे D दूरी पर बिंदु है, यहाँ पर D करंट यहाँ इनवर्ड होगा, ये कंफर्म हो गया। यहाँ पर हम लोग इनवर्ड लिखने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पर बताइए, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल मान लिया मैंने वेक्टर B1, करंट I1 के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल B1, और उस B1 का वैल्यू कितना होगा, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ वायर के कारण, PQ वायर के कारण पॉइंट का नाम चुने थे डी पर मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल चुने हैं वेक्टर B1 हो, ऐसा मान लिया मैंने। तो प्यारे बच्चों, वेक्टर B1 का परिमाण लिखेंगे म्यू नॉट इंटू I1 बटे 2πr लेते थे, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, D, चूँकि डिस्टेंस कितना है D, और इसका दिशा क्या बोलोगे, इनवर्ड, क्या बोलोगे, इनवर्ड बोलोगे। तो B1 आपने
लिया। अब प्यारे बच्चों, अब आप कुछ देर के लिए PQ को भूल जाइए। अब आ जाइए सिर्फ तो पॉइंट डी पर जाते हैं। तो पॉइंट डी पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ। पहला तार फील्ड उत्पन्न हुआ वेक्टर B1। ध्यान देंगे यहाँ पर। तो इस B1 के कारण धारावाही चालक RS पर फोर्स लगेगा। वो थ्योरी अभी तुरंत पढ़े थे हम लोग। ये चालक तार बोर्ड के तल में लेटा हुआ है। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो वह मैग्नेटिक फील्ड B1 और ये तार एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है और तार बोर्ड के तल में लेटा हुआ है। तो यहाँ पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तब फोर्स का मान मालूम हो जाएगा। B1 इस तार पर जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स किधर लगाएगा। तो चलिए आइए, ये तर्जनी है आपका, ये तर्जनी आपका मैग्नेटिक फील्ड बताएगा और ये करंट बताएगा और ये फोर्स बताएगा। उसको एडजस्ट करते हैं। पहले मैग्नेटिक फील्ड को अंदर की ओर दिखा दिए, नीचे की ओर करंट नहीं है, करंट ऊपर है, तो ऐसे दिखा देंगे। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, करंट R से S की ओर हो रहा है, तो बल लगेगा इस दिशा में। तो बल दिशा हम लोग इधर दिखा देंगे, फोर्स F1 इधर लगेगा। मतलब ये तार PQ की ओर खिंचाएगा, इस दिशा में आना चाहेगा, बल इधर लगेगा। तो इस वायर के लंबवत यहाँ पर 90 कोण बनाते हुए बल इस दिशा में लगेगा। उस बल का मान कितना होगा, तो मैं कह सकता हूँ वेक्टर B1 मैग्नेटिक फील्ड B1 के कारण वायर का RS वायर पर बल लग रहा है, वेक्टर F1 लगता हो। तो अब इसका फार्मूला बताइए, अभी तुरंत बताएं आपको फार्मूला। फोर्स बराबर ILB, याद है? फोर्स बराबर ILB। परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री हो रहा है, तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो फोर्स का मान कहेंगे ILB। I का मान कितना होगा, I2। इस वायर में धारा कितना बह रहा है, I2। I के स्थान माई वायर का L मान लिए, ठीक है। तो मैग्नेटिक कितना है, B1 ये हो जाएगा आपका। तो ये फोर्स लग गया इतना, और इस फोर्स का दिशा किधर होगा, तो दिशा को बाद में लिखते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। B1 का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, μ0 इंटू, पहले I2 रहने दीजिए, L रहने दीजिए, और B1 को ले आइए और B1 का मान बैठा दीजिए, μ0 इंटू I1 बटे 2πd। L को आप इस पार ला सकते हैं। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो हो जाएगा आपका वहां पर μ0 इंटू I1 इंटू I2 μ0 इंटू I1 इंटू I2 बाय 2πd। तो यूनिट लेंथ पर लगने वाला बल, बहुत लंबा तार है, पूरे लंबा तार कारण ना सोचें, उस वायर के यूनिट लेंथ पर बल कितना लगा, ये हो जाएगा F1 बटे L से भाग दे दिए इधर से ले जाके, ये हो गया यूनिट लेंथ पर बल, हो गया F1 बाय L, μ0 इंटू I1 I2 बाय 2πd। तो ये यूनिट लेंथ पर लगने वाला आपका निकल गया। अब यहाँ से हम लोग सेम चीज सिमिलरली करेंगे। तो सिमिलरली जैसे करेंगे, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ खोजेंगे। तो आपका यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताना होगा वेक्टर B2। अब देखिए RS वायर के कारण, RS के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा, पॉइंट C पर मैग्नेटिक फील्ड B2 मैंने लिखा, द्वितीय पर है तो इसका वैल्यू लिखेंगे, तो ये वैल्यू भी लिखा जाएगा। पहले इसका डायरेक्शन बताइए आप लोग, B2 पर डायरेक्शन इसका किधर होना चाहिए, वायर यहाँ पर है, C यहाँ पर है, तो
RS वायर के कारण D दूरी पर पॉइंट C है, मैग्नेटिक फील्ड V2 सिंबल लिखा मैंने, इसका दिशा तो कैसा होगा? वायर, जल्दी बताइए कोई बच्चे। चलिए, आउटवर्ड सही जवाब है। यहाँ पर जो लगेगा आपका फोर्स, फोर्स का दिशा यहाँ दिखा दीजिए। यहाँ पर फोर्स को डॉट से दिखाइए। डॉट चिन्ह जो होता है वो बताता है आउटवर्ड। क्या बताता है? आउटवर्ड को बताएगा, आउटवर्ड परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स लगेगा F2। B2 इस वायर पर फोर्स लगाएगा कितना? वो फोर्स का दिशा को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से सोचिए, तो B2 का दिशा आउटवर्ड, आउटवर्ड। करंट नीचे नहीं है, करंट ऊपर है, इस तरह से। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, करंट ऊपर की ओर है, P से Q की ओर है, तो फोर्स हमारा उधर लगेगा। तो इस दिशा में हमारा फोर्स लगने लगेगा F2। मतलब F2 का दिशा RS की ओर और F1 का दिशा PQ की ओर। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के नज़दीक आना चाहेगा, इसीलिए यहाँ पर कौन फोर्स लगेगा? एट्रैक्शन। क्या लगेगा? एट्रैक्शन फोर्स लगेगा यहाँ पर। तो सिमिलरली B2 का भी वैल्यू लिखा लेंगे और F2 का भी वैल्यू सेम लिखा लेंगे इसी स्टाइल से। तो लिख देते हैं उसको जल्दी से, समझ के हम लोग फिगर में चेंज कर लीजिएगा आप लोग। 1 मिनट इसको लिखने दीजिए, तब आप पूरा कर लीजिएगा। अब आप लोग को मैं चित्र दिमाग में रखते हुए लिख रहा हूं, तो मैं कहूंगा RS वायर के कारण D दूरी पर स्थित बिंदु C पर मैग्नेटिक फील्ड, बिंदु C पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसका नाम देते हैं B पर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B2 है, ऐसा मैंने सोचा। RS वायर के कारण D दूरी पर बिंदु C पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B2 है, तो वेक्टर B2 का परिमाण लेना है। तो B2 बराबर म्यू नॉट इंटू करेंट था I2 बटे 2πD, और इसका दिशा क्या हो जाएगा? आउटवर्ड। क्या हो जाएगा इसका दिशा? आउटवर्ड हो जाएगा। देंगे B2 के कारण पहला चालक तार था PQ पर बल मानेंगे वेक्टर F2 है, तो इस बल को हम लोग निकालना चाहेंगे। F2 बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर पहला चालक में करंट कितना है? I1, लेंथ L इंटू B2 मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ हो जाएगा सर I1 इंटू L इंटू B का मान म्यू नॉट इंटू I2 बटे 2πD। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ लेना चाहेंगे, F2 बाय L कर देंगे, तो हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ बराबर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू I1 इंटू I2 बटे 2πD। गौर से निकाल के देखिएगा, ये भी हो जाएगा। अब आप पूरी तरह से ध्यान से देखिए, दोनों वायर एक दूसरे के यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगाएगा एकदम इक्वल है। दोनों एक दूसरे पर इक्वल लगा रहा है और दोनों एक दूसरे की ओर खींचा रहा है, आकर्षित हो रहा है। तो फोर्स अट्रैक्शन लगेंगे और यूनिट लेंथ पर फोर्स इतना ही लगेंगे, चाहे PQ पर आप सोचिए चाहे RS पर सोचिए। दो वायर हमारे पास हैं, किसी के यूनिट लेंथ पर फोर्स पूछेगा तो आपके पास फार्मूला यही हुआ, इसी फार्मूला से आप उसका जवाब देंगे। तो फाइनली नोट करके हम लोग इतना डिस्कस करने के बाद फाइनल पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। फोर्स पर यूनिट लेंथ, आपका जवाब हो जाएगा सीधा F1 बाय L कहें या F2 बाय L कहें,
जवाब हो जाएगा म्यू नॉट इंटू I1 इंटू I2 बटे 2 पाई डी। दोनों वायर करंट कितना फ्लो हो रहा है I2 मालूम होना चाहिए, बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है डी मालूम होना चाहिए, लेंथ पर जो फोर्स लगाएगा चाहे पी क्यू आर एस पर बल लगाए या आर एस पी क्यू पर बल लगाए, दोनों के यूनिट लेंथ पर बल बराबर लगेगा। और ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत काम वाला चीज़ है, बहुत आपको मदद करेगा और ये थ्योरी भी आपको आ सकता है। तो बस इतना ही, फिर अगले दिन मिलेंगे हम लोग। अच्छा, जरा सा डायरेक्शन चेंज पर फिर हम अगले दिन चर्चा करेंगे डीपली। डायरेक्शन चेंज होने पर फोर्स के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, बस दोनों के फोर्स के डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे। वो चेंज कैसे होंगे अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।